नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन में क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी आपको देंगे, तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समुद्र में और बढ़ेगी नौसेना की ताकत। मुंबई में आज पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का भी करेंगे लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में कई सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। गांधीनगर में 200 करोड़ की लागत से बने बैराज और अहमदाबाद मेहसाणा राजमार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली चुनाव में तेज हुआ वीडियो वार। राहुल गांधी ने केजरीवाल को फिर दिखाया आईना। आज प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, हवा दोजा, रमेश बिधूई समेत तमाम दिग्गज प्रत्याशी भी दाखिल करेंगे पर्चा। प्रयागराज महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान में छलका आस्था और उमंग का अमृत। श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश से किया योगी सरकार ने अभिनंदन। और राष्ट्रपति पद से हटने से पहले जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची से हटाया। क्यूबा ने किया फैसले का स्वागत। अपनी जेल में बंद 553 कैदियों को किया। और आइए अब खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का जलावतरण रक्षा, निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी तकनीक का उपयोग हुआ है और यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रीय क्षमताओं से लैस है। P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। वहीं P-75 स्कॉर्पिन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। Together, they embody a credible, cohesive, future-ready, and above all, combat-ready force. Tomorrow's Navy, today. साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का भी लोकार्पण करेंगे। 12 साल तक चले निर्माण कार्य के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 15 जनवरी को नवी मुंबई के खारघर स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 12 सालों के निर्माण के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर माना जा रहा है। ये मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है और पूरी तरह सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है। इस मंदिर का निर्माण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने किया है। इस मंदिर में कई देवताओं के विग्रह के साथ एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय और सभागार और उपचार केंद्र आदि शामिल है। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षाओं के माध्यम से सार्वभौमिक बंधुत्व, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। ये मंदिर नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 23 में बनाया गया है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उपस्थित रहेंगे। Within this premise, we have one center that consists of, the big temple over here of Radha Shri Radha Madan Mohan Ji, Darbar of
Sri Sitaram Lakshman Hanuman, Sri Gaurnitai, and then we have the Dasavatar temple. And apart from that, we have a building where we have a Vedic college, the free of cost education we are providing, and then we are providing a Brahmachari ashram, then Brahmacharini ashram, then we have a Sannyas ashram, and the wonderful Srila Prabhupada and the founder Acharya's memorial over here. भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को 3D तस्वीरों में संगमरमर के कैनवास पर उकेरा गया है। मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस, सुंदर बगीचा और फव्वारे बनाए गए हैं। नौका उत्सव के लिए विशाल तालाब, वैदिक शिक्षा कॉलेज और लाइब्रेरी, विशाल प्रसादम हॉल, आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर, शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां भी बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कलात्मक रूप में दर्शाया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले के बारे में बात करते हुए खारघर इस्कॉन मंदिर के ट्रस्टी और अध्यक्ष डॉक्टर सूरदास प्रभु ने कहा कि वो इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का भी समर्थन किया। purpose of this center is also to make people happy by giving them the diversified Vedic culture like Bhagavad Gita, Bhagavatam, and other scriptures like Upanishad, Chaitanya Charitamrita, and other things are also taught. We like to pray to the Supreme Lord, let the Bangladeshis become, wonderful devotees. In fact, I just want to tell you very clearly, Bangladesh recently was on the top, export-oriented country, but now everything has declined. Why it is declining? Because they have not understood the mercy of brotherhood. ये मंदिर आध्यात्म का नया केंद्र बनेगा। यहाँ भक्त न केवल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, बल्कि अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए भी इस स्थान का सहारा लेंगे। शिशिर शेल्लार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने बैराज एवं मानसा सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कलोल साणंद 4 लेन रोड का शिलान्यास और अहमदाबाद मेहसाणा राजमार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा अमित शाह कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। अमित शाह शेल्बी हॉस्पिटल की ओर से निर्मित गुजरात के पहले बोन बैंक का शुभारंभ करेंगे। वहीं विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभार्थी शिविरों का भ्रमण एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक लड्डू वितरित करेंगे। अमित शाह 400 साल पुराने नवनिर्मित रामजी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए बात कर लेते हैं महाकुंभ की भी। जी हाँ, सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व की शुरुआत तो पौष पूर्णिमा के साथ ही 13 जनवरी को हो गई, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर यानी कल 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी ने महाकुंभ के दृश्य को और दिव्य, भव्य और अलौकिक बना दिया। इस दौरान जब सनातन संस्कृति के सभी 13 अखाड़े और उनके महामंडलेश्वर के साथ नागा साधुओं ने त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई तो वह नजारा अद्भुत था। तीर्थराज प्रयाग में अभी सूरज की किरणें धरती को छू ही नहीं पाई थी। ठंड ऐसी कि मानो हड्डियां तक गल जाए। घने कोहरे में थोड़ी दूर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था, भक्ति और मुक्ति की अग्नि में घुले संत, साधु और श्रद्धालुओं का जन सैलाब त्रिवेणी के संगम पर उमड़ पड़ा। मौका था महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का। यूं तो महाकुंभ की हर बात अनोखी और निराली है, लेकिन इसकी सनातनी परंपरा का एक मुख्य आकर्षण है अमृत स्नान। आम बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। इससे प्रथम स्नान अधिकार भी कहा जाता है। अमृत स्नान के बाद ही श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ का ये स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है और समस्त पापों को धो डालता है। अमृत स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के अवसर पर जब हाथों में सनातन का ध्वज उठाए जय श्री राम और बम बम भोले का जयकार करते हुए साधु संतों का हुजूम संगम के तट पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश से देवता त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उतर आए हैं। संगम तट पर वह नजारा बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक था। जैसी की परिपाटी है, महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान सबसे पहले अखाड़े के महंत और नागा साधु स्नान करते हैं। उसके बाद श्रद्धालु उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत मंगलवार सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने ही स्नान किया। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने भाला, त्रिशूल और तलवारों के साथ अपने शाही स्वरूप में अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी बारी अन्य अखाड़े और उनके साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अमृत स्नान के लिए हर अखाड़े को 40-40 मिनट का समय दिया गया। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। अमृत स्नान का पूर्ण प्राप्त करने के लिए संगम के त्रिवेणी तट पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्नान कर श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था को नया आयाम दिया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर ही अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना भी की। 44 साल बाद जो पड़ रहा है, इसका बड़ा महत्व है। उसी महत्व को देखते हुए आज पूरा संसार के भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 2012-13 में जब इतनी गंदगी रहती थी और आज पल पल पे यानी कि सफाई है, ये सबसे बड़ा सनातन के लौटने का एक सुयोग्य अवसर आया है। अमृत स्नान के लिए देश और दुनिया से आए भक्तों और श्रद्धालुओं में काफी उल्लास देखने को मिला। पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता है। पहले अमृत स्नान पर तीर्थराज प्रयाग में एकता का महाकुंभ नजर आया। आस्था का ऐसा संगम उमड़ा कि रेत तक नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये अद्भुत संगम पूरे विश्व ने देखा। और अब आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, एक ज़माना था जब मालगाड़ियों के खराब डिब्बों को औने पौने भाव में बेच दिया जाता था, लेकिन अब उन डिब्बों को मरम्मत कर दोबारा पटरियों पर उतारा जा रहा है। इस काम को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में बखूबी अंजाम दिया जा रहा है और कारखाने के कर्मचारी डिब्बों के मरम्मत में दिन रात जुटे हैं। कैसे ये कारखाना काम करता है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के माल डिब्बा मरम्मत कारखाना जो बाडलापुरी में मौजूद है, वहाँ पर अभी हम विजिट करने के लिए डीडी न्यूज़ दिल्ली की टीम आई है। और हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डब्बे खराब हो जाते हैं उन डब्बों को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है और कैसे इसका मरम्मत किया जाता है, कैसे इसको पूरी जो है व्यवस्थित करने के बाद इसे
पुनः वापस किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर अप्पा राव, वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। राव साहब, ये जो कारखाना है क्या 2021 में शुरू हुआ? किस तरीके से आप यहाँ पर रिपेयर करते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, ये हमारे दर्शकों को। ये वैगन यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए आता है। फॉर वैगन पीरियडिक ओवरऑलिंग बोलते हैं। एवरी 6 ईयर्स में वैगन यहाँ पे आते हैं। तो जैसे वैगन इन होता है, यहाँ पे उसका बॉडी, बोगी, व्हील, जो पहिया है, वो सब पहिया वगैरह जो भी है वो सब हमने यहाँ पे डिसमेंटल करके, ओवरहॉलिंग करके, मेंटेनेंस करके, फिर अगेन अच्छे से फिर बॉडी को पेंटिंग वगैरह सब करके फिर अगेन हमने प्रोडक्शन को बाहर देते हैं, अगेन डब्बा को रीयूज़ करने के लिए। एक डब्बे को रिपेयर करने में कितना वक्त लगता है? अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डेज लगता है। ऑल इंडिया रेलवे में जो भी वैगन आता है वो वैगन यहाँ पे रिपेयर होता है। एंड वैगन जो है ऑल इंडिया रेलवे में भी घूमता है। नहीं, ईस्ट कोस्ट जोन का मैक्सिमम वैगन आता है और फॉरेन रेलवे का भी वैगन यहाँ पे आता है। तो हम उसको अलग जोन का भी वैगन रिपेयर करते हैं, वो अलग जोन में भी वैगन आफ्टर रिपेयर घूमता है। क्या यहाँ पर सिर्फ जो माल डब्बा कारखाना है, जो माल डब्बे हैं, उसी का रिपेयर होता है? ओनली माल डब्बा का रिपेयर यहाँ पे होता है। आने वाले समय में कुछ लक्ष्य भी रखा गया है? ये लक्ष्य ये है कि ये वैगन रिपेयर को और एक्सपेंशन करने का तो प्लान है, और एक ज़्यादा डब्बा करने के लिए। विशाखापट्टनम का ये माल डिब्बा कारखाना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रद्दी के भाव में कभी जिस लोहे को बेच दिया जाता था, स्क्रैप वो बन जाता था, वो डब्बा अब कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद हिंदुस्तान में मरम्मत किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ भारतीय रेल के राजस्व की हानि रुक रही है, बल्कि पुराने डब्बे नई शक्ल में ट्रैक पर फिर दौड़ भी उठ रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ विशाखापट्टनम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। खबर झारखंड से, जहां संदिग्ध आतंकी शाहबाज की गिरफ्तारी से अलकायदा के लिए भारत में काम करने वाले संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है। ये आतंकी संगठन झारखंड में अपना मॉड्यूल तैयार करने में जुटा है। शाहबाज से मिले इनपुट के आधार पर ATS ने अपनी जांच तेज कर दी है। आतंकियों के सफाये के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्लीपर सेल और उसके मॉड्यूल की पहचान की जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा से आतंकी शाहबाज की गिरफ्तारी के बाद अलकायदा के नापाक मंसूबों का पता चला है। आतंकियों की फौज खड़ा करने के लिए झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बनाने और हथियारों का जखीरा तैयार करने की साजिश रची जा रही है। आतंकी सेफ जगह की तलाश में इन दिनों झारखंड को अपना पनाहगार बना रहे हैं। भोले भाले युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकियों की फौज खड़ी करने का उनका नापाक इरादा है। इस खतरनाक इरादे को झारखंड ATS और केंद्रीय एजेंसियां विफल करने में जुटी हैं। रांची, लोहरदगा और लातेहार से अब तक 9 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले दिनों लोहरदगा से गिरफ्तार आतंकी शाहबाज से हुई पूछताछ के बाद अलकायदा के ताजा रणनीति का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आतंकियों से पता चला है कि आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS झारखंड में अपना मॉड्यूल तैयार करने में जुटा है। जानकारी ये भी मिली है कि इस आतंकी संगठन ने रांची के चान्हो और लातेहार के चंदवा बॉर्डर पर नक्टा पहाड़ को आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए चिन्हित किया था। इसके लिए बाकायदा हथियार भी मंगाए जा रहे थे। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एजेंसियां भी व्यापक तैयारी के साथ आतंकवाद के तंत्र को खत्म करने में जुटी है। इनपुट के बाद जहां लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, वहीं स्लीपर सेल को भी खंगाला जा रहा है। झारखंड पर एक दशक से आतंकियों की नजर है। रांची, जमशेदपुर, गुमला और लोहरदगा के कुछ युवाओं को अलकायदा सरगना अब्दुल रहमान कटकी प्रशिक्षण दे चुका है। हालांकि कटकी को वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक झारखंड में अलकायदा का नेटवर्क खत्म होता नजर आया, लेकिन पिछले 2 सालों से झारखंड में फिर से
इस संगठन ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। ताजा खुलासे ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। शाहबाज से मिले इनपुट के आधार पर अब एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियों ने अपना अनुसंधान तेज कर दिया है ताकि संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों पर कड़ा पहरा रखा जा सके और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है और नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं। पुलिस और सुरक्षा बल अंतिम प्रहार कर झारखंड को नक्सलवाद मुक्त बनाने में जुटे हैं। चिंता की बात यह भी है कि नक्सलियों के साथ आतंकियों का गठजोड़ बेहद खतरनाक हो सकता है, जिस पर समय रहते सचेत होने की जरूरत है। डीडी न्यूज के लिए राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति का अनुमान जताया है। वहीं घने कोहरे के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कई ट्रेनों और उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। दिल्ली आने वाली करीब 25 ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में तापमान में 0 से 10.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल शुष्क मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू संभाग में राजौरी और पुंछ को जोड़ने वाला मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण लगातार 12वें दिन भी बंद है। बिहार विधानसभा 43 साल बाद एक बार फिर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का मेजबान बनने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के साथ ही अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 43 साल बाद बिहार में होगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। बिहार में होने जा रहा है तीसरी बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। बिहार में 1964 और 1982 में भी हो चुका है पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। देश के 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 6 विधानसभा परिषद के सभापति लेंगे हिस्सा। बिहार विधानसभा में 20 और 21 जनवरी को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बिहार में तीसरी बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विधानसभा भवन में ये जानकारी देते हुए कहा, इससे पहले बिहार में 1964 और 1982 में ये सम्मेलन हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 264 अतिथि सम्मेलन में आएंगे, जिनमें 54 पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि लोग आपस में मिलें, जो उनके प्रक्रिया का नियमावली है, जो उनके और कुछ सिद्धांत हैं, आपस में विमर्श करें और कैसे समानता आ सकती है, एक दूसरे के अनुभव से लाभ कैसे ले सकते हैं, ये विचार विमर्श का मुख्य रूप से मुद्दा रहता है। और हर सम्मेलन के लिए कोई न कोई एक विषय तय करती है लोकसभा, उसके आधार पर फिर डिस्कशन इसमें होता है। इस सम्मेलन में संविधान की 75 वर्षों की यात्रा का सम्मान किया जाएगा और इसके मूल्यों को मजबूत करने में संसद और विधानसभाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी, जो लोकसभा द्वारा तय किया गया है, जो है संविधान की 75वीं वर्षगांठ। संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान। संविधान के बने हुए 75 साल हो गए, तो विषय भी उसी प्रकार का चुना है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद एवं राज्य विधानमंडलों का योगदान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। बिहार में यह सम्मेलन तीसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले 1964-1982 में यह आयोजन हुआ था। 1982 में राधानंदन झा के नेतृत्व में बिहार ने इसकी मेजबानी की थी।
बिहार के लिए तीसरा मौका होगा जब इस तरह की किसी बैठक का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारियों की बैठक में शामिल होने वाले लोगों के लिए बिहार भ्रमण की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो लोग यहाँ के सांस्कृतिक और पर्यटक स्थल से रूबरू हो सके और अपने राज्य में इसके बारे में जानकारी दे सके। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्यूबा पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की योजना बनाई है। बाइडेन ने ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से हटाने की घोषणा की। वहीं क्यूबा सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देने के अमेरिका के इस फैसले की प्रशंसा की है। हालांकि क्यूबा सरकार को इस बात का संशय भी है कि भविष्य में अमेरिकी प्रशासन यह फैसला पलट भी सकता है। और बात खेलों की। इस वक्त राजधानी दिल्ली में खो खो विश्व कप चल रहा है और भारतीय महिला टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 175-18 के विशाल अंतर से जीत हासिल की। भारतीय महिला टीम ने शानदार रक्षात्मक रणनीतियों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में जीत दर्ज की। वहीं 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। पहले दौर के मैच में सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शो युन को 21-14, 22-20 के अंतर से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला युगल वर्ग में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सफर पहले ही दौर में समाप्त हो गया। भारतीय जोड़ी को जापान की आरिसा इगाराशी और आयको साकुरामोटो की 11 वर्षीय जोड़ी के हाथों करीबी अंतर से हार झेलनी पड़ी। वहीं पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज एंकरेडी चिराग शेट्टी ने मलेशिया के मेनवे चोंग टिकाईवुन के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में 23-21, 19-21 और 21-16 से जीत हासिल करके प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।